Hello everyone, welcome back to Chiki Today. This is Sia and very good morning. Hope everyone is doing fine. So start करते हैं आज का सेशन एंड आज के सेशन में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं दैट इज SCOT मिशन, अब्द अल कुरी आइलैंड, अपर करनाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ब्रिक्स ब्लॉक एंड मेनी मोर. स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आंसर अ क्वेश्चन and that is which of the following group of sites is collectively known as the diamond triangle of Odisha. So Odisha से related है the diamond triangle and कौन से ग्रुप ऑफ साइट्स को कलेक्टिवली डायमंड ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है. ऑप्शन यहाँ पर आपको गिवन है एंड यू हैव टू आंसर इन द कमेंट बॉक्स. राइट, लेट्स स्टार्ट द सेशन एंड द फर्स्ट वन इज अब्द अल कुरी आइलैंड व्हिच वाज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन व्हिच ओशन. सो रिसेंटली एक आइलैंड न्यूज में रहा दैट इज अब्द अल कुरी आइलैंड एंड किस ओशन में यह लोकेटेड है. आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इंडियन ओशन. बेसिकली करंटली इस पर रूल है यमन का एंड यमन के साउथ में लोकेटेड है द अब्द अल कुरी आइलैंड. एंड रिसेंटली यह न्यूज में रहा बिकॉज यहाँ से कुछ सैटेलाइट इमेजेस को शो किया गया जो रिवेल करता है एक फिनिश्ड एयर स्ट्रिप को. सो एक कंप्लीटेड एयर स्ट्रिप को देखा गया सैटेलाइट के थ्रू यमन के अब्द अल कुरी आइलैंड में. दैट्स वाई यह न्यूज में रहा था. बताया जा रहा है इसे UAE ने कंस्ट्रक्ट करा है एज पर द इमेज. राइट, सो बेसिकली अब्द अल कुरी आइलैंड, इसके एग्जैक्ट लोकेशन की बात की जाए सो इंडियन ओशन में सोकोत्रा आर्किपेलागो में लोकेटेड है दी अब्द अल कुरी आइलैंड. बेसिकली इंडिया के रिस्पेक्ट में अरेबियन सी एंड सोमालिया के बिटवीन यहाँ पर देखने को मिलेगा द सोकोत्रा आर्किपेलागो एंड यहाँ से ही 65 माइल साउथ वेस्ट ऑफ सोकोत्रा द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ अब्द अल कुरी आइलैंड. राइट, सोमालिया के नियर बाय है, यमन के साउथ में है. एक रॉकी आइलैंड है, 35 किलोमीटर लॉन्ग है एंड 5 किलोमीटर वाइड है. यहाँ की जो पॉपुलेशन है अंडर 500. सो 500 की पॉपुलेशन यहाँ पर रिकॉर्ड की गई है. एंड अब्द अल कुरी आइलैंड इसे एलियन आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है. एंड इम्पॉर्टेंट, यूनेस्को ने 2008 में इस लोकेशन को द वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट रिकॉग्नाइज किया था. राइट, सो इंडियन ओशन का एक आइलैंड न्यूज में रहा दैट इज अब्द अल कुरी आइलैंड. एंड इंडियन ओशन में काफी सारे आइलैंड्स आपको देखने को मिलेंगे. एंड व्हाट इज द लार्जेस्ट आइलैंड in Indian Ocean and that is Madagascar. So Madagascar currently Indian Ocean में the largest island है. इसके बाद second largest island बता सकते हैं Indian Ocean का, that is Sri Lanka. Sri Lanka is the second largest island in the Indian Ocean and currently जो third largest है in the Indian Ocean that is Grandi Terre. So Grandi Terre is the third largest island in Indian Ocean. इसके अलावा नियास नेम से आइलैंड है जो आपको मिलेगा इंडियन ओशन में. रियूनियन नेम से आइलैंड है, जंजीबार नेम से है एंड आल्सो द सोकोत्रा आइलैंड. फाइन, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट इज विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2025. सो रिसेंटली एक रिपोर्ट न्यूज में रही दैट इज ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट और रिसेंटली किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसे पब्लिश किया है. आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. सो रिसेंटली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इस रिपोर्ट को पब्लिश करा दैट इज ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट. एंड बेसिकली फर्स्ट टाइम 2006 में WEF ने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया था. एंड यह रिपोर्ट एक्सट्रीम वेदर को इन्वायरमेंटल रिस्क के तौर पे आइडेंटिफाई करती है. सो क्लाइमेट चेंज को लेकर एंड अवेयरनेस को एनहांस करने के लिए इस रिपोर्ट को एनुअली पब्लिश करता है द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. सो एज पर दिस रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2024 एंड 25 के लिए रिकॉर्ड्स को दिखाया गया. एक ग्लोबल रिस्क परसेप्शन सर्वे किया गया जो दिखाता है नेक्स्ट 1-2 ईयर्स में क्या क्या रिस्क रहने वाले हैं, शॉर्ट टर्म रिस्क फॉर द नेक्स्ट 1-2 ईयर्स. एंड आल्सो इस रिपोर्ट ने लॉन्ग टर्म के लिए जस्ट लाइक 10 ईयर्स ड्यूरेशन के लिए रिस्क को बताया है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है. इस रिपोर्ट ने जो शॉर्ट टर्म रिस्क है उसमें इंक्लूड करा है मिस इन्फॉर्मेशन को, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स को एंड स्टेट बेस्ड आर्म कॉन्फ्लिक्ट को. जो जियोपॉलिटिक्स अभी चल रही है, डिफरेंट नेशंस में जो भी आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही है, उसको बताया गया थी शॉर्ट टर्म रिस्क एज पर दिस रिपोर्ट. एंड लॉन्ग टर्म रिस्क में
इस रिपोर्ट में बताया गया है द एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जस्ट लाइक ग्रीन गैस emission, CO2 and many more, biodiversity loss, ecosystem collapse and critical earth system changes इन्हें लॉन्ग टर्म रिस्क के तौर पर इंक्लूड किया गया है इस रिपोर्ट में, राइट। एंड आल्सो एज पर दिस रिपोर्ट 4 की स्पेयर्स को हाईलाइट किया गया, दैट इज टेक्नोलॉजिकल, जियो स्ट्रैटेजिक, क्लाइमेटिक एंड डेमोग्राफिक। और इन्हें बताया गया है द ग्लोबल रिस्क फैक्टर, जो कि फ्यूचर में मोस्ट प्रोमिनेंटली ग्लोबल रिस्क के तौर पर उभरने वाले हैं, एंड पॉल्यूटेंट लाइक मिथेन एंड ब्लैक कार्बन को एड्रेस करना इस रिपोर्ट का मेन एजेंडा रहा। सो बेसिकली यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात की जाए, इसे किसने फाउंड किया था, काफी बार हमने देखा है, दैट इज क्लॉस शॉब। सो क्लॉस शॉब ने 1971 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को फाउंड किया था। तब इसका नाम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम नहीं था, जब इसे फाउंड किया गया था इसका नाम था यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम। देन इन 1987 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के तौर पर उभरा द यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम, एंड 2015 में इसे एक इंटरनेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज किया गया। इसके अलावा काफी सारी रिपोर्ट्स WEF पब्लिश करता रहता है। अभी रिसेंटली हमने देखी थी द फ्यूचर जॉब रिपोर्ट दैट इज पब्लिश्ड बाय द WEF, एंड मेनी मोर जस्ट लाइक ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट हो गई, ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स एंड एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। सो बेसिकली यह मेन एंड मोस्टली रिपोर्ट से WEF की जो एनुअली पब्लिश करता है WEF, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो यहाँ पे रिपोर्ट्स की बात की जा रही है, एंड रिपोर्ट से रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे रिवाइज कराने जा रही हूँ, जो कि लास्ट हमने देखे थे। And that is, which organization released the World Economic Situation and Prospect 2025 report? So economic based इस report को किस organization ने release किया था? So it is by United Nation. And also Future of Job reports इसे World Economic Forum ने recently release किया था, and as per this report India second position पे था, the first one is the USA, right? And as per the recent report by IIT Roorkee, which river has been identified as most vulnerable to landslide induced natural dams in Uttarakhand, and that is the Alaknanda river. And recently which ministry released the dynamic groundwater resource assessment report for 2024? Ministry of Jal Shakti ने इस report को release किया था। And logistic ease across different state report इसको किसने publish किया था? So Ministry of Commerce and Industry, और करंटली इसके लिए जो कैबिनेट मिनिस्टर है दैट इज पीयूष गोयल। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, इसके लिए कैबिनेट मिनिस्टर कौन है? यू हैव टू आंसर इन द कमेंट बॉक्स। एंड विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ स्कूल एजुकेशन सिस्टम रिपोर्ट? सो बेसिकली इस रिपोर्ट को किस इंस्टीट्यूशन ने रिलीज करा है? एंड द इंस्टीट्यूट इज CII, दैट इज कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, राइट। एंड द नेक्स्ट वन इज UDISC प्लस रिपोर्ट, इसे किसने पब्लिश किया? सो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। करंटली कौन है द कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन? प्लीज लेट मी नो, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो द नेक्स्ट इज Trazan 155 mm Todd artillery gun system is developed by India and which country? So recently एक artillery gun system न्यूज में रही, that is the Trazan, और इसे किन दो कंट्री ने डेवलप किया है? The first one is India and the second one is France. So India and France का joint venture project है the development of the manufacturing of Trazan 155 mm Todd artillery gun system. And recently ये न्यूज में रहा बिकॉज इसके लिए हमें ऑर्डर मिला है, एक्सपोर्ट करेंगे हम इसे किसको? आर्मेनिया को। सो लास्ट काफी सालों में आर्मेनिया उभरा है द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ इंडिया। आर्मेनिया इससे पहले रशिया से अपना जितना भी डिफेंस रिक्वायरमेंट थी वो कंप्लीट करता था, बट नाउ आर्मेनिया के लिए जो टॉप साइट बनी हुई है फॉर द इम्पोर्ट ऑफ डिफेंस आइटम दैट इज इंडिया। सो करंटली इंडिया अपना जो मटेरियल है डिफेंस से रिलेटेड आर्मेनिया को सप्लाई कर रहा है। एंड सो ओवरऑल ये जो गन है एक कैलिबर टाइप की गन है, जिसके जो बुलेट्स होती है उनका साइज कुछ इस प्रकार देखने को मिलता है। एंड आर्टिलरी इसका मतलब ही है द कैलिबर गन्स विथ बिग बैरल्स, जिन्हें वन प्लेस से अनदर प्लेस में मूव किया जा सकता है। एंड इंडिया में एक सिक्योरिटी फोर्स है, उसका नाम भी रखा गया है द आर्टिलरी, and it is also the name for the army unit that uses these big guns. So basically
जो बिग साइज बुलेट को यूज करने वाला सिस्टम है, दैट इज आर्टिलरी। एंड रिसेंटली आर्मेनिया से ऑर्डर आया है इंडिया के पास। बेसिकली इन गन को कौन मैन्युफैक्चर कर रहा है? लार्सन एंड टुब्रो, एल&टी एंड KNDS फ्रांस इन्हें जॉइंटली मैन्युफैक्चर कर रहा है। इसकी जो रेंज है 40 किलोमीटर की रेंज है। एडवांस टारगेटिंग से ऑक्यूपाइड है, रैपिड फायरिंग इसमें देखने की मिलेगी, प्लस मॉडर्न कॉम्बैट एंड इजी ट्रांसपोर्ट को देखकर इसे डिजाइन किया गया है। इसके अलावा काफी सारे डिफेंस आइटम्स है जो इंडिया अदर कंट्रीज को सप्लाई कर रहा है। उन्हीं में से लास्ट हमने देखा था द पिनाका मल्टी रॉकेट सिस्टम, एंड रिसेंटली आर्मेनिया को सप्लाई किया गया था द पिनाका मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम। एंड इसी के साथ हमने देखा था आकाश 1S एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। 2022 में आर्मेनिया ने लगभग $720 मिलियन की खरीदारी करी थी द प्रोक्योरमेंट ऑफ आकाश 1S एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम from India, right? And it is also done by the Armenia. Let's move to the next one. So यहाँ पे डिफेंस की बात की जा रही है, एंड डिफेंस से रिलेटेड कुछ अदर क्वेश्चंस को हम रिवाइज करेंगे जो कि हमने लास्ट सेशन में कवर करे थे। सो दैट इज which Indian naval ship is participated in the 4th edition of the multinational exercise La Perouse? So La Perouse में कौन सा इंडियन naval ship participate कर रहा है? That is INS Mumbai, right? And Sea Whistle 24 is a defense exercise conducted by which country? So India ने conduct कराया इस defense exercise को, and which country developed a hypersonic ballistic missile named Kinzhal? सो किंजल एक टाइप की हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है, एंड किस कंट्री ने इसे डेवलप किया है? दैट इज बाय रशिया। एंड वेयर वाज द 12th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज बिटवीन द इंडिया एंड सिंगापुर कंडक्टेड? एंड दैट इज एयरफोर्स स्टेशन क्लाईकुंडा, वेस्ट बंगाल। यहाँ पर अभी रिसेंटली JTM हुई थी, इसका 12th एडिशन था, एंड बायलेटरल एक्सरसाइज था इंडिया एंड सिंगापुर के बिटवीन। अग्नि 4 मिसाइल इज डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? इसे DRDO ने डेवलप किया है अग्नि 4 मिसाइल को। एंड रिसेंटली विच कंट्री होस्टेड इट्स 20th हेड्स ऑफ एशियन कोस्ट गार्ड एजेंसीज मीटिंग? और इसे रिसेंटली साउथ कोरिया ने होस्ट किया था। प्रोजेक्ट वीर गाथा किस मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है? सो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का इनिशिएटिव रहा था द प्रोजेक्ट वीर गाथा 4.0, राइट? होप मेरी स्पीड ज्यादा नहीं है, काफी टाइम मैंने कमेंट्स में देखा है ओवर स्पीड मैं बोल रही हूँ। सो लेट मी नो इज इट द राइट स्पीड और नॉट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, एंड दैट इज द नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन इज कंस्ट्रक्टेड अंडर विच सी? सो रिसेंटली एक पाइपलाइन न्यूज में रही, दैट इज नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन, और किस सी के अंडर इसे डेवलप किया गया था? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बाल्टिक सी। सो रिसेंटली एक स्टडी की गई थी UNEP के द्वारा। UNEP दैट इज अ यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, और इन्होंने स्टडी करी और उसके द्वारा बताया गया कि जो नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन है 2022 में इस पाइपलाइन में जो एक्सप्लोजन देखने को मिला था उसके कारण लार्जेस्ट मिथेन रिलीज रिकॉर्ड किया गया, एवर रिकॉर्डेड। सो अभी तक का सबसे ज्यादा जो मिथेन रिलीज देखा गया बाय अ पाइपलाइन, दैट इज नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन एज पर दी UNEP, राइट? सो बेसिकली एक नेचुरल गैस पाइपलाइन है नॉर्थ स्ट्रीम, जो कनेक्ट करती है रशिया को जर्मनी से। तो बेसिकली रशिया को यूरोपियन कॉन्टिनेंट से कनेक्ट करती है, और यूरोपियन कॉन्टिनेंट में भी स्पेशली फोकस है जर्मनी, बाल्टिक सी के नीचे है, और 2022 में इसमें एक्सप्लोजन देखने को मिला था। सो यूरोप में एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए इस पाइपलाइन को इनिशिएट किया गया था, सो दैट डायरेक्ट गैस सप्लाई की जा सके रशिया से यूरोप में। एंड रिसेंटली इस पाइपलाइन के थ्रू मेजर एक्सप्लोजन रिकॉर्ड किया गया, द लार्जेस्ट मिथेन रिलीज एवर रिकॉर्डेड, दैट्स व्हाई यह न्यूज में रहा। सो बेसिकली यहाँ पर पाइपलाइन की बात की जा रही है। सो इंडिया के रिस्पेक्ट में हम कुछ अदर टॉपिक को इससे रिलेट करें तो दैट इज द ट्रांस अफगानिस्तान पाइपलाइन, जिसे तापी पाइपलाइन के नाम से भी जाना जाता है। सो दिसंबर 2019 तक ये कंप्लीट होने वाली थी। इसका जो फुल फॉर्म है दैट इज
तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया पाइपलाइन। सो बेसिकली इन 4 कंट्रीज में इस पाइपलाइन को डेवलप किया जाना था। 2019 इसका कंप्लीट होने का टेन्यूर था, बट ड्यू टू जियोपॉलिटिक्स, इंडिया के पाकिस्तान के साथ जो भी टेंशन्स चल रहे, अफगानिस्तान में तालिबान रूल एंड अदर सिचुएशन के कारण इसमें डिले देखने को मिला। बट यूपीएससी एंड अदर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है दी तापी पाइपलाइन, और इसमें 4 कंट्रीज का एनरोलमेंट देखा गया है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो पाइपलाइन यहाँ पर न्यूज में है, एंड इसी से रिलेटेड कुछ अदर क्वेश्चंस को हम रिवाइज करेंगे, एंड दैट इज India has extended its first ever rupee denominated line of credit to which country for water pipeline replacement project, and that is done by the with the Mauritius, right? And recently archaeologists have unearthed a terracotta pipeline at which Sangam Era site in Tamil Nadu, that is Kiladi. So recently Kiladi यहाँ पर terracotta pipeline को अनर्थ किया गया था। बाल्टिक सी, रिसेंटली हमने इसे कवर किया है, नॉर्दर्न यूरोप में लोकेटेड है। एक नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन यहाँ पर देखने को मिली जो रशिया को यूरोप से कनेक्ट करती है। राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो रिसेंटली द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया फाउंड एंशिएंट बुद्धिस्ट आर्टिफैक्ट्स एट विच प्लेस इन उड़ीसा। सो रिसेंटली उड़ीसा के एक प्लेस पर एंशिएंट बुद्धिस्ट आर्टिफैक्ट्स को अनकवर किया गया था बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, and that place answer is option number A, Ratnagiri Monastery. So ASI ने ancient बुद्धिस्ट आर्टिफैक्ट्स को रिसेंटली उड़ीसा के रत्नागिरी से अनर्थ किया। सो बेसिकली हिस्टोरिकल लोकेशन है द रत्नागिरी, जो कि रिलेटेड है बुद्धिज्म से सिंस एम्परर अशोका टाइम। सो एम्परर अशोका से, उनके टाइम से बुद्धिज्म को प्रमोट करने के लिए रत्नागिरी को एक मेजर साइट के तौर पे रिकॉग्नाइज किया जाता है इन उड़ीसा। बेसिकली रत्नागिरी इट्स अ पार्ट ऑफ डायमंड ट्राइंगल ऑफ बुद्धिस्ट सेंटर। सो बेसिकली 3 लोकेशन है that is related with Odisha, and that is Ratnagiri, Lalitagiri and Udaygiri, and इन तीनों को कलेक्टिवली कहा जाता है द डायमंड ट्राइंगल, एंड कहाँ पर लोकेटेड है, उड़ीसा में लोकेटेड है। एंड रिसेंटली यहाँ पर अनर्थिंग की गई थी द बुद्धिस्ट एंशिएंट बुद्धिस्ट आर्टिफैक्ट्स की, दैट्स व्हाई यह न्यूज में रहा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो स्टेट की बात की जा रही है, द स्टेट इज उड़ीसा, एंड रिसेंटली उड़ीसा में कौन से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स एंड मैनी मोर, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम रिवाइज करेंगे, एंड दैट इज which organization recognized the 24 tsunami prone coastal villages of Odisha as Tsunami Ready, and that is by Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO. So UNESCO ने ही recognize करा है the Tsunami Ready Odisha के villages को, and recently the Indian Coast Guard ICG conducted a regional level pollution response exercise, that is REPREX 24, in which port city of Odisha, that is the Paradip port. So Paradip port इसकी लोकेशन उड़ीसा में, एंड रिसेंटली आईसीजी ने यहाँ पर एक एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया था, and which rare species of leopard has recently identified in Odisha, that is black panther. So recently इसे recognize किया गया था, identify किया गया था in Odisha, and recently which community became the 6th PVTG to get habitat rights over forest in Odisha, एंड दैट इज मनकीदिया कम्युनिटी। सो रिसेंटली उड़ीसा की कम्युनिटी जिन्हें पीवीटीजी के तौर पे रिकॉग्नाइज किया गया, एंड रिसेंटली उड़ीसा फर्स्ट आर्टिफिशियल रीफ is deployed in which lake to restore aquatic ecosystem. So उड़ीसा की पहली आर्टिफिशियल रीफ, और इसे रिसेंटली चिलिका लेक में डिप्लॉय किया गया था। द चिलिका लेक जो सबसे इंडिया में जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, उड़ीसा के चिलिका लेक कहा जाता है, एंड सेकंड वन इज द पुलिकेट लेक जो कि लोकेटेड है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट इज रिसर्चर्स हैव रिसेंटली डिस्कवर्ड अ न्यू स्पीशीज ऑफ मरीन एम्फीपॉड इन विच लेक ऑफ उड़ीसा, दैट इज आल्सो चिलिका lake. Let's move to the next one. Next is what is the primary objective of this SCOT mission? So recently SCOT नेम से एक मिशन न्यूज में रहा था, एंड इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या रहा था? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग रेजिडेंट स्पेस ऑब्जेक्ट। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो फुल फॉर्म है दैट इज स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग। सो लास्ट सेशन में हमने देखा था इंडिया के 2 स्टार्टअप है, दैट इज पिक्सल एंड दिगंतरा, एंड उन्होंने स्पेसएक्स के रॉकेट दैट इज फॉल्कन 9 उसकी हेल्प से सैटेलाइट को लॉन्च किया था, एंड रिसेंटली पीएम नरेंद्र मोदी ने इस स्टार्टअप को प्रेस किया, दैट इज दिगंतरा। इन्होंने अपना सक्सेसफुल मिशन लॉन्च करा है, दैट इज
SCOT, और इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर बेस्ड मिशन है स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग, जिसे दिगंतरा ने रिसेंटली लॉन्च किया था विद द हेल्प ऑफ स्पेस एक्स। एंड आल्सो इंडिया का वर्ल्ड का ये पहला स्पेस सर्विलेंस सैटेलाइट है जिसे स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 से लॉन्च किया गया था। बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है जिसे लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस किया गया है विथ हाई एक्यूरेसी, जो कि सर्विलेंस के लिए काम करेगा। एंड दैट्स वाई ये क्वेश्चन न्यूज में रहा था। इसी के अलावा पिक्सल ने एक सैटेलाइट को लॉन्च किया था विद द हेल्प ऑफ स्पेस एक्स, सो दैट जो केमिकल चेंजेस है एंड एग्रीकल्चर रिलेटेड इमेजेस को मॉनिटर करने के लिए, डेटा को मॉनिटर करने के लिए पिक्सल ने अपना हाइपर सेक्टरल सैटेलाइट को लॉन्च किया था। सो इन दोनों का नाम आपको ध्यान रखना है, द स्टार्टअप जो स्पेस से रिलेटेड, दैट इज दिगंतरा एंड पिक्सल। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो स्पेस से रिलेटेड कुछ अदर क्वेश्चंस को हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे, एंड जो लास्ट सेशन में हमने किए थे इसरो से रिलेटेड एंड अदर, that is who has been appointed as the new space secretary and chairman of ISRO. So recently S सोमनाथ के बाद जो next space secretary बने हैं, the chairman, that is V Narayan, and which institute space tech startup tested its first green propulsion system Vyom 2U, and it is done by IIT Bombay. And recently ISRO ने अपना SpaceX को लॉन्च किया था सक्सेसफुली, हमारा डॉकिंग जो कंप्लीट हो गया था। और कौन सा लॉन्च व्हीकल इसके लिए यूज किया गया था? सो PSLV C60 इसके लिए लॉन्च किया गया था। पाकर सोलर प्रोब इज एसोसिएटेड विथ विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन? सो नासा से रिलेटेड है ये। स्पेडएक्स मिशन किस ऑर्गेनाइजेशन से? वी ऑल नो इसरो से रिलेटेड है। एंड आइरिस 2 स्पेस प्रोग्राम किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च करा है? यूरोपियन यूनियन ने इसे लॉन्च किया है। एंड आल्सो इंडिया का फर्स्ट एनालॉग स्पेस मिशन नेम्ड हब 1 was tested in which state? और यूटी लद्दाख लेह में इसे टेस्ट किया गया था, द फर्स्ट एनालॉग स्पेस मिशन ऑफ इंडिया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Next is the Upper Karnali hydroelectric project is located in which country? So recently एक 900 मेगावाट का प्रोजेक्ट न्यूज में रहा था, that is Upper Karnali hydroelectric project, एंड किस कंट्री में यह लोकेटेड है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। सो इंडिया की हेल्प से नेपाल में इस प्रोजेक्ट को डेवलप किया जा रहा है। सो बेसिकली कौन कौन इसे डेवलप कर रहा है? डेवलप कर रहा है IREDA, दैट इज इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, SGVN लिमिटेड, GMR एनर्जी लिमिटेड एंड NEA, दैट इज नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। सो जॉइंटली ये सब मिलकर डेवलप कर रहे थे 900 मेगावाट अपर कर्नाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। कहाँ पर? नेपाल में। सो कर्नाली रिवर पर इसे डेवलप किया जा रहा है। एक रिवर हाइड्रो पावर इनिशिएटिव है इंडिया एंड नेपाल के बिटवीन। बेसिकली इसके थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी उसे सप्लाई किया जाएगा नेपाल में, इंडिया में एंड बांग्लादेश में। एंड लगभग 3466 मिलियन यूनिट इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाएगा इस प्रोजेक्ट के थ्रू, दैट इज अपर कर्नाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। इसके लिए जो एग्रीमेंट साइन हुआ था वो 2008 में साइन किया गया था बिटवीन दीज कंट्रीज, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज which organization has launched internet governance internship and capacity building scheme? So a scheme that is internet governance internship and capacity building scheme किस organization ने इसे launch करा है? So NIXI ने इसे launch करा है। NIXI that is the National Internet Exchange of India, and इन्होंने इन स्कीम्स को, इन इंटर्नशिप को लॉन्च किया है। बेसिकली मेन एजेंडा क्या है? अवेयरनेस को रेज करना है, इंटरनेट गवर्नेंस इंडियंस के अमोंग उसको, उसके लिए जो नॉलेज है उसे एनहांस करना, ये मेन एजेंडा है। सो बेसिकली इस प्रोग्राम के थ्रू टैलेंट पूल को डेवलप किया जाएगा सो दैट इंटरनेट में जो भी गवर्नमेंट इश्यूज है उन्हें टैकल किया जा सके। एंड आल्सो 6 मंथ एंड 3 मंथ की इंटर्नशिप ऑफर की जाएगी इस प्रोग्राम के थ्रू, दैट इज कंडक्टेड बाय द निक्सी नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ₹20,000 पर मंथ का स्टाइपन दिया जाएगा, एंड अदर आउटरीच प्रोग्राम्स को सपोर्ट करता नजर आएगा निक्सी का द इंटरनेट गवर्नेंस इंटर्नशिप इन कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो स्कीम से रिलेटेड कुछ अदर क्वेश्चंस को हम रिवाइज करेंगे जो रिसेंटली न्यूज में थे, लास्ट सेशन में हमने कंप्लीट करे थे।
So that is the remission of duties and taxes on export products scheme is administered by which department? So department revenue के under आता है the RODTEP. And recently, which state has achieved the highest number of hospital registration under the Ayushman Bharat scheme in January 2025? It is by Uttar Pradesh, right? So Uttar Pradesh में highest number of hospital registration देखने को मिले under the Ayushman Bharat. उजाला स्कीम कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने इसे इम्प्लीमेंट किया था? सो एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड ने इम्प्लीमेंट किया थी उजाला स्कीम. एंड कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम फॉर रोड एक्सीडेंट विक्टिम, इसे किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया? इट इज बाय मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे. पीएलआई स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने एंड हैवी इंडस्ट्रीज ने इसे रेगुलेट किया था, लॉन्च किया था. पीएम यशस्वी स्कीम को किसने लॉन्च किया था, इंप्लीमेंट किया था? इट इज बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. एंड विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च दी शहीद मधो सिंह हाथ खर्चा स्कीम? सो बेसिकली इसे उड़ीसा ने लॉन्च किया था. एंड रिसेंटली इस स्कीम को आयुष्मान भारत स्कीम के साथ मर्ज किया गया था. दैट्स वाई यह न्यूज में रही थी. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन एंड दैट इज which four planets recently formed a rare arc in the night sky called planet parade? So recently एक uncommon event, एक phenomenon देखने को मिला, that is a planet parade. और इस planet parade में किस किस planet ने पार्टिसिपेट किया? रेयर आर्क देखने को मिला हमें नाइट स्काई में, एंड दैट इज बाय वीनस, सैटर्न, जुपिटर एंड मार्स. सो रिसेंटली नाइट स्काई में विनस, सैटर्न, जुपिटर, मार्स, इन्होंने एक प्लैनेट परेड को क्रिएट करा. एक लाइन देखने को मिली हमें. एंड मल्टीपल प्लैनेट्स के बिटवीन ये जो परेड है ये काफी अनकॉमन है और इस प्रकार की घटना रिसेंटली देखने को मिली. दैट्स वाई सच टाइप का अलाइनमेंट अभी न्यूज में रहा था बिटवीन 4 और मोर प्लैनेट्स, जो कि काफी रेयर है एंड हर साल देखने को नहीं मिलता. एंड दैट्स वाई ये न्यूज में रहा था. जनरली आपको चारों प्लैनेट्स का नाम ध्यान रखना है जिन्होंने प्लैनेट परेड को बनाया 2025 में. दैट इज बाय वीनस, सैटर्न, जुपिटर एंड मार्स, राइट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. सो स्पेस प्लैनेट की बात की जा रही है. प्लैनेट से रिलेटेड कुछ अदर क्वेश्चंस को हम रिवाइज करते हैं जो रिसेंटली हमने लास्ट सेशन में कंडक्ट करवाए थे. एंड दैट इज यूरोपा विच वॉज सीन इन न्यूज इज द मून ऑफ विच प्लैनेट? सो यूरोपा के लिए एक मिशन लॉन्च किया था, जुपिटर है. एंड किसने किया था? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. एंड रिसेंटली सर्टेन साइज एक्सोप्लैनेट को डिस्कवर किया गया था जिसका नाम रखा था TOI 6651b. और किस कंट्री ने इसे डिस्कवर किया था? सो इट इज बाय इंडिया. विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज द पाथवे आउट ऑफ द polycrisis, poverty, prosperity and planet report 2024. So basically इसे वर्ल्ड बैंक ने रिलीज किया था. लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज करा? इट इज बाय वर्ल्ड वाइड फंड. एंड रिसेंटली द साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड अ रिजर्वर ऑफ लिक्विड वाटर ऑन विच प्लैनेट? और यह रिसेंटली मार्स पे मिला था. And recently, which institute has discovered a giant planet orbiting a nearby star similar to the sun? और ये जो डिस्कवरी है आईआईटी कानपुर के थ्रू की गई थी. रामसेस, दैट इज रैपिड एपोफस मिशन फॉर स्पेस सेफ्टी, रिसेंटली सीन इन न्यूज, इज अ प्लैनेटरी डिफेंस मिशन ऑफ विच स्पेस एजेंसी? सो ये जो मिशन था ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी से रिलेटेड रहा. Right, let's move to the next question and the last one, and that is which country has been admitted as the partner country of the BRICS bloc in January 2025? So BRIC again news में रहा and recently partner country के तौर पर कौन सा country admit हुआ है BRICS में? That is Nigeria. So recently Nigeria admit हुआ है BRICS bloc में as the partner country of the BRIC bloc. बेसिकली ब्रिक को 2009 में फॉर्म किया गया था. लास्ट हमने देखा था एक कंट्री है जिसने ब्रिक को एक कंप्लीट मेंबर के तौर पर ज्वाइन किया है. कौन सी कंट्री है? प्लीज लेट मी नो इन दी कमेंट बॉक्स. साउथ अफ्रीका ने ब्रिक्स को 2010 में ज्वाइन किया था एंड 2009 में ब्रिक्स एस्टेब्लिश की गई थी. बेसिकली ब्रिक्स का जो मेन एजेंडा है G7 नेशंस को चैलेंज करना. एंड नाउ ब्रिक्स गोल्स को कंप्लीट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए ब्रिक्स ब्लॉक को स्टार्ट किया गया था. एंड इसका अभी रिसेंटली एक कंट्री मेंबर बना, दैट इज नाइजीरिया. अफ्रीका का लार्जेस्ट पॉपुलेशन एंड इकोनॉमी वाला कंट्री है. इसके अलावा जो अदर कंट्रीज है जो ब्रिक्स ब्लॉक का पार्ट है, दैट इज बेलारूस, बोलिविया, क्यूबा, कजाकिस्तान,
Malaysia, Thailand, Uganda and Uzbekistan, right? एंड ऑल्सो यहाँ पे ब्रिक्स कंट्रीज की बात की जा रही है। लास्ट ईयर हमने देखा था इंडोनेशिया बना है द फुल मेंबर ऑफ ब्रिक नेशन जनवरी 2025 में। इससे पहले लास्ट जनवरी 2024 में 5 अदर कंट्रीज ने ज्वाइन किया था ब्रिक को एज ए कंप्लीट मेंबर, दैट इज इजिप्ट, इथोपिया, ईरान एंड यूएई। एंड इसी के साथ लास्ट अभी हमने देखा जो 17th ब्रिक समिट होने वाली है उसे इंडिया होस्ट करते ही नजर आएगा, दैट्स वाई ब्रिक न्यूज में रहा था। इससे पहले जो 15th समिट हुई थी वो साउथ अफ्रीका में हुई थी, 16th समिट जो हुई थी वो रशिया के कजान में हुई थी। एंड ऑल्सो ब्रिक से रिलेटेड एक टर्म था दैट इज फोर्टलीजा डिक्लेरेशन। सो बेसिकली जब ब्रिक्स में न्यू डेवलपमेंट बैंक को एस्टेब्लिश किया गया था, इस इवेंट को कहा जाता है दी फोर्टलीजा डिक्लेरेशन, और ये हुआ था 6th ब्रिक्स समिट के दौरान 2014 में, राइट? सो दीज ऑल आर द मेन पॉइंट दैट इज रिलेटेड विद द ब्रिक्स नेशन। सो इसी के साथ इस सेशन को यहाँ पर हम कंप्लीट करते हैं एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। एंड क्विज के क्वेश्चंस हम लेने वाले हैं एंड आज का जो टॉपिक रहने वाला है दैट इज रिलेटेड विद इंडिया करंट अफेयर। सो इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। एंड आल्सो काफी कमेंट्स मैंने आप लोगों के पढ़े जिसमें लोग बता रहे हैं, मेंबर्स ऑफ द यूट्यूब ऑब्वियसली, काफी बोरिंग सेशन हो रहा है, लाइक वॉइस बोर कर रही है एंड मेनी मोर। सो हमें क्या करना चाहिए, लाइक जस्ट एडवाइस मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, शुड बी स्टार्ट अ लाइव सेशन? क्या मैं इमेज के साथ यहाँ पर रिकॉर्ड करूँ वीडियोस को, या लाइव हम स्टार्ट करें डेली करंट अफेयर्स? व्हाट शुड वी डू? जस्ट अ एडवाइस एंड प्लीज लेट मी नो मोर इन द कमेंट बॉक्स हाउ कैन वी इम्प्रूव सो दैट बोरिंग ना रहे सेशन, इंटरेस्टिंग रहे, एंजॉय करके आप पढ़ें एंड मेनी मोर, राइट? सो इसी के साथ इस सेशन को हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। And I'm looking forward to read all of your reviews and comments and advices.